अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। इस वक्त 17 तारीख सुबह की होने जा रही है। ह्यूस्टन में जून 17 रात के 3:30 बज रहे हैं और सुबह होने में भी देर है। सारा दिन यहाँ बारिश रही है और मैं शाम हैरानकुन तौर पे पूरी रात जगह कल नींद नहीं आई। फिर असर के टाइम से जो सोया हूँ तो रात 12 बजे उठा, जबकि मुझे डिनर की खबर लेनी थी। फील्ड मार्शल का जो डिनर था वाशिंगटन डीसी में, तो कोई 12:30 बजे दर्जनों कॉलेज में सोने के बाद में उठा। तो मैंने लोगों से रब्ता किया है। मेरे पास एक ही खबर है डिनर की, और मैं किसी मौजू पे आज बात नहीं करूँगा कि ईरान में क्या हुआ है और इसराइल में क्या हुआ है और पाकिस्तान में क्या हुआ है, इंडिया में क्या हुआ है। नथिंग टू से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास एक ही खबर है जो बहुत अहम है, जो एक्सपेक्टेड था। पहले तो मैं उसकी जो साइड की स्टोरियां पहले वो दे दूं कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी में डिनर नहीं था जैसा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। ये फोर सीजन वाशिंगटन डीसी में एक बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव, जो दुनिया की बहुत बड़ी चेन है होटल्स की, जो होटल बिजनेस से वाकिफ है या बड़े ट्रैवल से, तो उन्हें पता होगा कि बहुत महंगा तरीन दुनिया के होटल्स में से है कि इसके एक रेगुलर कमरा भी कोई $1400-1500 से नीचे का नहीं है पर डे। और हमारे बड़े हुक्मरान ज़्यादातर यहीं आके ठहरते हैं क्योंकि हम बड़ी दौलतमंद कम्युनिटी है, दौलतमंद सोसाइटी है। और आपको पता है कि हमारी इकॉनमी कितनी बड़ी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 400 से 450 लोग थे, मगर जो मुझे लगता है वो 300-350 लोग थे, जो एक्यूरेट नज़र आता है। कुछ 30 टेबल्स थी, पर टेबल 10 ही लोग बैठे होते हैं, तो और कुछ साइड पे एक आध कोई टेबल हो, कुछ 300-350 लोग थे। और सैन फ्रांसिस्को से मियामी तक जो एक मखसूस लोग हैं जो सवाल करने की सलाहियत से 99% महरूम है। और 4 लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई, सबका चारों का एक ही जुमला था जो मुश्तरका था कि अफाक भाई आपको तो पता है कि हमारे लोग सवाल कहाँ करते हैं, तकरीर ज़्यादा करते हैं। तो वो तकरीरें हुई सवाल के नाम पर, उनमें से जो हम आपको बता सकते हैं वो बता देते हैं। और मेरी वो खबर दुरुस्त साबित हुई कि मोहसिन नकवी साथ आए हैं। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के साथ ही 7 बजे इंटरव्यू है और ये 10 बजे तकरीब ख़त्म हुई है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ओवरसीज फाउंडेशन का जो कन्वेंशन था पाकिस्तान में, वहाँ 59-58 मिनट की तकरीर की थी। आर्मी चीफ उस वक्त थे, फील्ड मार्शल बने जो बाद में। तो यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा बताते हैं तकरीर है कि बहुत लोग आलमोस्ट थक से गए थे कि सियासी लीडर भी ऐसी तकरीरें, इतनी तवील तकरीरें नहीं करते, मगर बहुत अहम बातें की उन्होंने। तो सबसे पहले तो जो फील्ड मार्शल होते हैं या जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड में वो पब्लिक से खिताब ही नहीं करते हैं, वो कम्युनिटी डिनर ही नहीं होते हैं। ऐसा कभी आपने सुना कि इंडिया के आर्मी चीफ ने की हो, या बांग्लादेश के, या अमेरिका के आर्मी चीफ ने, या फिर कोई फील्ड मार्शल तो हम होता ही नहीं है आज की दुनिया में। ये कद्दुका जो हमारे जैसे मुल्क है वहीं होते हैं। तो उन्होंने जो तकरीर की, मैं उस तरफ आता हूँ, जो सबसे अहम बात थी वो वेल कॉन्फिडेंट थे और उन्हें ये पता था कि जब भारत और कश्मीर का जिक्र करना है तो बॉडी टन जाती थी उनकी आंखों की चमक बढ़ जाती थी, उनके लहजे में सख्ती ज़्यादा आ जाती थी, उन्हें बोलने का हुनर बिला शुबा आता है कि कहाँ कूल डाउन करना है और कहाँ आवाज़ को रेस करना है और कहाँ मुड़ जाना है, कहाँ थक जाना है और कहाँ रुक जाना है और कहाँ आगे बढ़ जाना है वाली बात। कि उन्होंने तकरीर के जो महासिन है जिसे कहते हैं कि वो सारे पूरे किए, कि वो एक पूरे सोल्जर भी नज़र आते थे, एक पूरे पॉलिटिशियन भी नज़र आते थे, और बहुत वेल कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, और लहजा भी बहुत मजबूत और बहुत खड़ा लहजा तो ऑलरेडी है उनका। मगर उन्हें यह खूब पता था कि कहाँ लहजे को रेस करना है, कहाँ सख्ती लानी है, कब सख्त नरमी लानी है। तो ये अहम तरीन बातें थी। मीडिया को 99.9% आज ही के दिन, कल संडे वाले दिन
गुजरे हुए जो 4-5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इन्वाइट किया गया। अच्छा, बहुत से लोगों को 14 तारीख को भी इन्विटेशन मिल गए थे और एक बड़ी अक्सरियत को कल रात जो संडे की और मंडे की नाइट थी उसमें मिले थे इन्विटेशन। तो लोग फ्लाइटें ले लेके भागे और तब वही फोटो फिरका तस्वीरिया एक है ना, जब वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, वहाँ टेलीफोन साथ अलाउ नहीं था, उनका अपना साथ में कैमरामैन था, साथ में उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर और आईएसआई चीफ है आसिम मलिक वो साथ में थे, और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन बताया जाता है वो साथ में, मगर ये सब सादे लिबास में थे, इनमें से कोई भी वर्दी में नहीं था। ये ठीक 7 बजे इंटरव्यू है और 5:30 बजे हॉल खुल गया था, 6 बजे का टाइम दिया था और ठीक 10 बजे या 10:05 पे ये निकल गए हैं तकरीर के लिए। किसी ने भी एग्जैक्टली टाइम नोट नहीं किया, मगर सबका कहना ये कि अबव एन आवर ये उनकी स्पीच थी। अब मैं उसकी तरफ आता हूं कि तकरीर क्या की, बट पब्लिक कंजम्पशन की तकरीर है। मैं टेलीफोन में जो मैंने पॉइंट अभी लिखे हैं मैं वो भी देखूंगा, मगर जो ज़बानी पहले याद है, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कहा मोदी तेरा शुक्रिया कि तूने हमारी कौम को मुत्तहद कर दिया, जो मतलब पीटीआई की वजह से एक तकसीम थी बड़े पैमाने पर, और वो भी पंजाब में पहली बार और केपीके में जिस अंदाज से था। तो उन्होंने कहा कि कौम मुत्तहद हो गई, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। फिर उन्होंने जो अहम तरीन तकरीर के बाद सवाल जवाब दिए गए, जो उसमें एक दुक्का सवाल थे, उनसे सवाल पूछा गया कि जी जंग के बाद कश्मीर पर, उन्होंने कहा कि कश्मीर फिक्र नहीं करें, बहुत मुस्कुराते उन्होंने कहा कि अगले 2 माह में आप बड़ी खुशखबरियां सुनेंगे बैकग्राउंड ऑफ द कश्मीर। तो वो क्या हो सकती हैं खुशखबरियां कि 370-35 ये वापस हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता। उनका कहना है कि अगर कश्मीर रिजॉल्व हो गया तो फील्ड मार्शल मुमकिन नहीं है ना, कि जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं कंट्री के, जो फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हैं, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी हैं, और वज़ीर आला भी वो खुद ही है, और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मजिस्ट्रेट तक सब कुछ उन्हीं के पास है, वो आल इन आल है। फिर उन्होंने जंग के हवाले से शहबाज शरीफ की बहुत देर तारीफ की कि सच ए ब्रेव लीडर, और ऐसे लीडर कम पैदा होते हैं कि जंग अटैक करने का फैसला दुनिया के इंतहाई मुश्किल तरीन फैसलों में से एक होता है। एंड ही रिपीटेडली सेड दैट कि बहुत मुश्किल फैसला होता है, मगर हमारे बोल्ड वज़ीर आज़म ने डिसीजन लिया और कहा कि अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, अल्लाह निगहबान हुआ आपका, हमारी पूरी सपोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि पूरी सियासी लीडरशिप एक और फौजी एक लूट में थे, एक पेश पे थे, और एक ही मकसद था कि दुश्मन को नेस्त तो नाबूद कर देना है। फिर जो उन्होंने एक अहम बात की, उन्होंने एक सवाल कहा गया, पूछा गया कि जी लोग कहते हैं कि हमने 71 का बदला ले लिया। तो उन्होंने कहा कि 71 का बदला अभी नहीं लिया, 71 का बदला हम उस वक्त समझेंगे जब मैं भारत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं भारत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो उस वक्त हमारा 71 का जो बदला है वो पूरा होगा। फिर मैं पॉइंट देख लूं, साथ में उन्होंने ये कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी के हवाले से कि चाइना जो बताया जा रहा है, बिलाशुबा चाइना हमारा अलाई है, और उसने हमारी बहुत हेल्प की, जहाज उसके थे और एयरफोर्स का बहुत अजीम तरीन कारनामा है, मगर ये मल्टी डायमेंशनल था। मेजर टेक्नोलॉजी जो है हमारी थी, पाकिस्तान की अपनी थी, तख्लीक करना थी। उन्होंने कहा कि भारत के बिजली से लेके पानी गैस से लेकर उनके डैम तक हमारे साइबर कंट्रोल में थे। उनका पूरा साइबर सिस्टम, जिंदगी उनकी, भारत की हर चीज हमारे साइबर का जो विंग है, हमारे जो नौजवान है उनके कंट्रोल में थी, और हम जो चाहते करते। हमने उनके 5 जहाज गिराए, वो 5 जहाज गिराए जिन्होंने हमारे यहाँ अटैक किया था, मगर हमने लॉक उनके बेतहाशा जहाज किए हुए थे, मगर हमने स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया और जाने दिया। हम चाहते तो दर्जनों जहाज गिरा सकते थे। फिर उन्होंने
इस हवाले से कि जंग बंदी ये कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि दुनिया ने पहले हमसे राब्ता कायम किया, दुनिया ने हमसे कहा कि आपने उनके जहाज गिरा लिए तो अब आप बस कर दे। तो हमने कहा कि ये तो हमने वो किया है जो उन्होंने अटैक किया है, अभी हमारा बदला बाकी है, जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेंगे उससे पहले ये जंग बंद नहीं होगी। फिर उन्होंने बताया कि एक अहम मुल्क, नाम नहीं लिया, कि एक अहम मुल्क ने हमसे कहा कि आपने उनके, भारत ने लिख कर दिया है कि 15 टारगेट पर हमले किए हैं, तो हमने साबित किया कि हमने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो भारत का जब ये झूठ पकड़ा गया और उस मुल्क ने हमसे कहा कि आप ठीक कहते हैं भारत झूठ बोलता है, तो वो हमारे फायदे में गया और भारत के कहने पर ये जंग बंदी हुई। मिलिट्री ऑपरेशन के आपस में जो गुफ्तगू उसका जिक्र किया उन्होंने, और साथ में उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान, हमारे सोल्जर्स, स्पेशली उनका कि मैं एक बेस पर दौरे पे गया जो मुझे बताया गया कि नौजवान पायलट बेकरार और इस्तराब का शिकार ठहर रहे कि हमें इजाज़त दी जाए। जब उन्हें इजाज़त दी गई तो वो नारे लगाते हुए जहाज़ों में गए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली और मनसूबाबंदी सब अपनी जगह, मगर जज्बा और बेखौफी और लड़ने की हिम्मत वो ना हो तो कोई जंग नहीं जीती जाती, जो हमारी फौज में, आपकी फौज में बहुत बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर मौजूद है कि दुनिया सोच ही नहीं सकती। फिर उन्होंने ईरान के हवाले से कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, वो हमारा बरादर मुल्क है और हम उससे कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में ये मामला कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएगा और हमारी इस पर पूरी नजर है। तो फिर उन्होंने एक अहम तरीन जो बात की, जो बहुत खुश आइन और बहुत खूबसूरत बात है, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान 79 से पहले, मतलब ज़ियाउल हक के मार्शल से पहले, एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस और मल्टी सेकुलर मुल्क उन्होंने बताने की कोशिश की कि शिया जुलूस निकालते थे और सुन्नी सबीले लगाते थे, हमारी मस्जिदें भी भरी होती थी और हमारे सिनेमा भी भरे होते थे। मगर अब ऐसा नहीं है, हमें वो पाकिस्तान वापस लाना है कि जब सिनेमा भी भरे हो, मस्जिद में भी लोग हो और जुलूस भी निकल रहे हो, सबीले भी दूसरे बरादर उसके लोग लगा रहे हो और पीस हो, अमन हो, भाईचारा हो, सब आपस में मिलकर रहने के जवाबदार हो, और यही पाकिस्तान इकॉनमी के गोल अचीव कर सकता है। फिर उन्होंने इकॉनमी का जिक्र किया और कहा कि हमें उस तरफ बड़ी भरपूर पैमाने पर तवज्जो देनी है, और जब तक इकॉनमी दुरुस्त नहीं होगी हम कहीं ये नहीं कह सकते कि हम एक प्रॉस्पर मुल्क है या हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। तो हमारी मेजर तवज्जो अब उस तरफ है। तो ये उनकी असल तकरीर थी। अब मैं एक नज़र टेलीफोन देख लेता हूँ कि जो कोई पॉइंट अगर रह गया है तो मैं आपको बयान कर दूँ कि शहबाज शरीफ की चाय बता दी मुझे। हाँ, फिर उनसे एक सवाल पूछा गया कि ये भारत जो है, ये कश्मीर का, वो बलोचिस्तान, KPK के हवाले से पूरी दुनिया में उसकी डिप्लोमेसी कामयाब है और हमें वो दहशतगर्द साबित करता है, जालिम साबित करता है बलोचिस्तान के हवाले से, मगर हमारी डिप्लोमेसी जो है नागालैंड और मणिपुर और इस तरह की जो हिंदुस्तान में सारे मामलात हैं उन्हें उजागर करने में नाकाम नजर आता है। तो उन्होंने कहा ये हमारी कमी है, यहाँ हमारी सिफारतकारी बड़ी कमज़ोर है और हमें इस पर तवज्जो देनी होगी कि इन मामलात को हम आगे लेकर चलें। तो फिर ये तकरीबन यही चीज़ें थी जो मैंने आपको तकरीबन सुना दी है। लोग सारे वही थे जो हमेशा से थे। न्यूयॉर्क से सहाफ़ी जो है टोटल एक मियाँ जीम थे, और मैं समझता हूँ शायद जाहिर से बात मेरे भाइयों जैसा है छोटा, वो भी सहाफ़ी है, वो भी गया था, मगर उसे 14 तारीख को मिल चुका था। तो वो
कमर अब्बास जो जिया क्या कमर शाह साहब जो है जो ओवरसीज फाउंडेशन के, उनका ही असल पूरा ये शो नजर आता था कि कंट्रोल उनके हाथ में। साजिद तारर डाइस सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े दिलचस्प तरीके से उसको बिगनिंग की, अपनी बातें की और कुरानी आयत के लिए एक मौलवी को बुलवाया और जो सवाल जवाब का सेशन था वो कंडक्ट किया एम्बेसडर ने, रिजवान सईद शेख ने। और वो टेबल पर भी खाने के दौरान मिलने के लिए टेबल टू टेबल गए, मगर वो हर टेबल पे नहीं जा सके क्योंकि जहाँ पूरा काफिला उनके पीछे, लोग अपनी टेबलों से उठ गए और उनके पीछे तस्वीर बनवाने के चक्कर में कि खुद के पास तो कैमरा था नहीं, तो कैमरा हायर किया होगा यकीनन एम्बेसडर ने और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने, तो उनके कैमरे में किसी सूरत से आ जाए तो वो टेबलों पे भी गए, कुछ टेबलों तक जा सके। सवाल के सेशन में जो लोगों की शिकायत हुई है कि प्रॉपर सवाल नहीं हो सके, कि लोग अपनी तकरीरें करके, खासकर जो कुछ सहाफ़ियों के नाम पे खातून है जो सवाल के बजाय अपनी कार्रवाइयाँ और अपनी कारकर्दगियाँ बयान कर रही थी कि मैं वहाँ बड़ा काम करती हूँ और मुझे बड़ी ज़रूरत है और सहूलतें नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा आप हमसे रब्ता कीजिएगा। तो उस पर वो कहने लगी कि मैं आपसे कैसे रब्ता कायम कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि आप बादशाह साहब से ओवरसीज फाउंडेशन चेयरमैन इनसे बात कर लें तो मैं आप मुझ तक आपका मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरह के कोई खड़ा हो गया कि जी मैं वहाँ नलके लगा रहा हूँ, तो ऐसे ही लोग ज़्यादातर आए थे। 3 तरह के। एक सवाल ये भी हुआ कि इस तरह के फंक्शन में जो आपकी जो कारोबारी कम्युनिटी है, जो पैसे वाली है, उन्हें पीछे जाता है, मगर पूछा जाता है, मगर जो पाकिस्तानी जो बाहर से पैसा भेजते हैं वो तो एक आम लोग हैं अक्सरियत में, जो पाकिस्तान की असल खिदमत कर रहे हैं। तो उसका सवाल वो गोल कर गए, मगर उस पर क्लैपिंग बड़ी हुई। हालांकि वो सारे 2 तरह के लोग आए थे वहाँ पर, 3 तरह के मुझे कहने चाहिए। एक तो ताहिर जावेद, तनवीर अहमद दोनों मौजूद थे और ताहिर जावेद की एक्सेस ज़्यादा नजर आ रही थी क्योंकि मोहसिन नकवी के वो ज़्यादा करीब है। और तो यकीनन तनवीर के बारे में तो ये बताया जाता है कि उनको तो इनविटेशन भी शायद कल ही मिला है, क्योंकि रिजवान शेख जो ताहिर जावेद के ज़्यादा करीब है, पहले जब वो DCM हुआ करते थे जब से, और फिर पाकिस्तानी काकस का जो ड्रामा है उस हवाले से दोनों बड़े करीब हैं। शाहिद वो जो कैरी कहलाते हैं, जो अब तक कैरी को दिखा के कैरियाँ खा रहे हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और डॉक्टर एजाज न्यूयॉर्क से पाक पैक वाले और इस तरह के ही सारे लोग थे जो पैसे वाले लोग हैं। एक तो ये थे और एक वो थे जो पॉलिटिकली जो लिस्ट उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने दी थी। मुस्लिम लीग नून में रोहिल डार जो USA के प्रेसिडेंट है वो तो नहीं आए। कैप्टन शाहीन पाकिस्तान से मैंने कल ही आपको जिक्र किया था भेजे गए थे, मगर बहुत पीछे बैठे हुए थे और बड़े स्लो मोशन में कहना चाहिए नजर आ रहे थे। पीपल्स पार्टी के लोग थे, खालिद अवान वगैरह थे। जो खालिद अवान है जो मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाए फिरते रहे, वो बीमार हो गए कल वाशिंगटन DC में, तो वो नहीं जा सके। रोहिल डार क्यों नहीं आए उसकी नहीं पता। तो एक तो लिस्ट वो थी, उसमें हर तरह के लोग शामिल थे। फिर एक बरादरीज़म कमर अब्बास का और मोहसिन नकवी का, इस तरह के लोग थे कि जो क्या मैं उसे और एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, नजर लुक नाइस। मगर एक बात जो आखिर में कह के जा रहा हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, लर्निंग के लिए कह रहा हूँ। हमेशा से कह रहा हूँ कि अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सोशो पोलिटिकली पाकिस्तानी एक्टिव है, भाइयों और पंजाबियों की गिरोह है कम्युनिटी का नाम, कहीं आपको सिंधी नज़र नहीं आएगा, बलूची तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पश्तून के एक बार मुझे याद है कि नवाज शरीफ आए थे कम्युनिटी डिनर में। ये काम तो बेसिकली सियासी लीडर का होता है। तो उसके एंड के ऊपर जो मैंने खबर बनाई थी दिया था कि 800 लोग थे, उसमें 98% पंजाबी थे और 2% में उर्दू स्पीकिंग सिंधी और पश्तून जो है ना खुशबू लगाने और सूंघने के लिए थे, और बलूची जो है ना कहीं दूर दूर तक नहीं था। तो इस तकरीब में भी 99.9% एक ही सूबे से बिलोंग करने वाले लोग थे और बाकी 2-3 सिंधी थे, 4-5-3 पश्तून न्यूयॉर्क से बताए जाते हैं और 1-2 वाशिंगटन DC से। बाकी मेरे में नहीं है जो मेरी मालूमात है। और हाँ, जो सबसे अहम बात है,
मगर इसकी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास अभी तक। ये मुझे बताया गया है मगर कहीं से सेकंड मुझे उसकी वो नहीं मिली है कि जावेद कौसर कभी मेरे साथ काम किया करते थे वाशिंगटन डीसी में। वो सहाफी है, बोल का माइक है उनके पास, मुझे नहीं पता कि बोल में है या नहीं, मगर एम्बेसी के हर प्रोग्राम में होते हैं, बहुत बड़े मस्जिद वगैरह के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं। उन्होंने वो सवाल पूछा कि जी इमरान खान को आप रिहा कर दें, तो उन्होंने एक मुख्तसर तरीन जवाब दिया कि जी इमरान का मामला अदालतों में है, अदालतें जाने, इमरान खान जाने, इट्स नथिंग टू डू विद मी। तो ये सारी सूरत हाल है, ये मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें कितना कि कश्मीर पे क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता है, अगर कश्मीर पे कुछ निकल आया तो फील्ड मार्शल की ड्यूटी खत्म हो जाएगी। और शहबाज शरीफ की तारीफ से बस एक बात समझ लें कि अब समझ में आ गया कि लंदन नवाज शरीफ क्यों आ गए हैं, कि उनका खेल खत्म हो चुका है। अब जब तक ये हुकूमत है, फील्ड मार्शल है, शहबाज शरीफ उनके लिए मुकम्मल मतलब उन्हें सर्व कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि और कोई नई चेंजिंग आए। तो इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि कौमी हुकूमत की जो कहानी बयान की जाती है, डील की जो बातें की जाती हैं, वो अभी कहीं बहुत दायरे की बात है कि जो कहा जा रहा था कि जो शहजाद बल्कि कहकर आए थे कि जी वाशिंगटन डीसी से लोग मुजाहरा करने आए, एक तो एम्बेसी में नहीं हुआ डिनर जो है। 4 लोग थे बाहर, जिसमें चौधरी अकबर और एक वकार खान जिन्होंने ट्वीट किया था कि वी विल बी गो देयर, और एक तनवीर है, कोई शब्द तनवीर नाम है मेरे ख्याल में, वो थे, और एक चौथा आदमी कोई और था जो मुजाहरा करने आए थे। मगर उन्हें काउंटर करने के लिए बताया जाता है कि राजा रज़ाक को बाहर भेजा गया, मगर जब तक वो जा चुके थे सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे। राजा रज़ाक ही पहले भी उनके काउंटर करने के लिए गए थे, और अंदर भी बताया जाता है कि राजा रज़ाक बड़े ज़बरदस्त नारे लगा रहे थे, जैसे वो शीर फाउंडेशन के फंक्शन में जंग जो कन्वेंशन में नारे लगा रहे थे, वो उनके बारे में कहा जाता है। यहाँ पर भी वही बड़े पैमाने पर नारे लगा रहे थे, मगर मुजाहिरीन 4 आए, और वाशिंगटन टीम जैसा मैंने आपको बताया था कि वो दूर दूर तक कहीं नहीं शामिल थी और ना आई। मतलब जानी बशीर ग्रुप वगैरह जितने सारे लोग थे, मुनीर खटाना, ये सारे कोई नहीं आया उनमें से, और 4 लोग अल्लाह गुल्ला 2 मिनट डाल के चले गए। आज के लिए जान दीजिए, जितनी और मालूमात आएंगी तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज।